नमस्कार। आइए मैं आज आप लोगों को साहित्य में छंद का प्रयोग, छंद की महत्ता और छंद क्या होता है इसको भेद सहित समझाती हूँ। सुनिएगा। ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगा कि मैं छंद के विषय में भी एक वीडियो बना करके डाल दूँ ताकि आप सुनकर समझ जाएं। ये व्याकरण की किताब में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन इसका काव्य साहित्य में बहुतायत से प्रयोग है। छंद क्या है, पहले मैं आपको यह बताती हूँ। छंद वह शास्त्र होता है जिसमें यति गति का सामंजस्य होता है। छंद छद धातु से बना हुआ है। गद्य का नियमन और अनुशासन शास्त्र से होता है, लेकिन पद्य में वर्ण और मात्राओं के द्वारा कविताओं को अनुशासित और पंक्तिबद्ध और कर्णप्रिय और मनोरम बनाया जाता है। वही छंद है। छंद के उपयोग से कविता सबके लिए कर्णप्रिय हो जाती है। कर्णप्रिय हो का तात्पर्य है कानों में सुनने में अच्छी लगने लगती है। अब छंद का यदि परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जिस काव्य में मात्राओं और वर्णों की विशिष्ट अवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना होती है उसे छंद कहते हैं। जिन काव्य मात्राओं और वर्णों की विशिष्ट व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना होती है वही उसे ही छंद कहते हैं। अब छंद के कुल कितने भेद होते हैं? छंद के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है वाणिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। वाणिक से आपका शब्द के माध्यम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वाणिक का मतलब होगा वर्णों द्वारा कविताओं को सुव्यवस्थित किया गया होगा। मात्रिक से तात्पर्य है मात्राओं के द्वारा कविता को सुव्यवस्थित किया गया होगा। और भी अन्य दो छंद होते हैं, वो मुक्तक छंद होते हैं और उभय छंद होते हैं। मुक्तक छंद और उभय छंद में यही अंतर है कि मुक्तक छंद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उनमें न मात्रा का नियम होता है न वर्ण का नियम होता है, वह पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। और एक और आपको मैंने बोला उभय छंद। उभय छंद में मात्राओं का भी ध्यान नहीं दिया जाता है और वर्णों का भी नहीं दिया जाता है। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। उन्हें हम उभय छंद कहते हैं। अब आप आइए, दोनों छंद मैंने बताया कि मुख्य रूप से छंद के दो भेद होते हैं, उसमें पहले छंद को समझते हैं। पहला छंद है वाणिक छंद। अब वाणिक छंद क्या होगा इसको पहले समझिए। जो छंद में वर्णों की गणना के अनुसार बनते हैं, जो छंद वर्णों की गणना के अनुसार बनते हैं, गणना मीन्स गिनती, उन्हें वाणिक छंद कहते हैं। जैसे हम कोई कविता लेते हैं तो एक कविता में अगर पहली पंक्ति में 5 वर्ण है तो दूसरे में भी 5 होगा, वो वाणिक छंद के अंतर्गत आएगा। अगर उसमें सुंदरता और कर्णप्रिय होने के लिए वर्णों का महत्व दिया गया है, जैसे दोहा में आप देखते हैं बराबर बराबर वर्ण होते हैं, उसकी मात्राएं अलग अलग होंगी लेकिन वर्ण बराबर होते हैं, तो वो वाणिक छंद के अंतर्गत आएगा। अब आप वाणिक छंद के भी भेद को समझिए। वाणिक छंद के कितने भेद होते हैं? वाणिक छंद के 3 भेद होते हैं। समवाणिक छंद, अर्ध समवाणिक छंद, विषम वाणिक छंद। समवाणिक छंद से तात्पर्य है उन छंदों को कहेंगे समवाणिक छंद जिन छंदों में कविता में चारों चरण एक माप के होंगे। चारों चरण
अर्थात अगर 4 पंक्ति की कविता है तो चारों पंक्ति में बराबर बराबर वर्ण होंगे। अगर पहली पंक्ति में 6 वर्ण है तो दूसरे में भी 6 होगा, तीसरे में भी 6 होगा और चौथे में भी 6 होगा। तो वह कविता समवर्णिक छंद के अंतर्गत आएगी। दूसरी चीज आपको समझना है अर्धवर्णिक छंद। अर्धवर्णिक छंद से तात्पर्य है कि जिस कविता को में आप देखेंगे कि पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या का क्रम एक सा है, उन्हें हम विषम छंद कहेंगे, अर्ध विषम छंद कहेंगे, जिसमें पहले और दूसरे में एक समान और दूसरे में और चौथे में एक समान वर्ण की मात्रा का प्रयोग किया गया रहेगा। वे छंद जो है अर्ध सम के अंतर्गत वो कविता आएगी। अब तीसरा भेद देखिए विषम वर्णिक छंद। विषम से तात्पर्य है कि उसकी चारों पंक्तियां अलग अलग भिन्न भिन्न होंगी। पहले में 4 वर्ण होगा, दूसरे में 5 हो सकता है, तीसरे में 6 हो सकता है, चौथे में 3 हो सकता है। मतलब कोई उसकी निश्चितता नहीं होगी। विषम छंद से तात्पर्य है उसके प्रत्येक चरण के जो वर्ण होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, वो कहलाएंगे विषम छंद। तो सम, विषम और अर्धसम, इन तीनों को मैंने अभी समझाया। सम से तात्पर्य है बराबर बराबर वर्ण का प्रयोग। अर्धसम से तात्पर्य है पहले और तीसरे में बराबर और दूसरे और चौथे में एक समान, वो हो जाएगा अर्धसम वर्णिक छंद। और विषम वर्णिक छंद होगा जिसमें 4 पंक्ति की कविता है तो चारों पंक्ति में अलग अलग वर्ण होंगे, कहीं कोई किसी से समानता नहीं रहेगी, वो जो है विषम वर्णिक छंद कहलाएंगे। अब इसी तरह से आपको समझना है सेम स्थिति है मात्रिक छंद में भी। लेकिन मात्रिक छंद होता क्या है पहले इसको समझिए। जो छंद मात्राओं की गणना के अनुसार बनते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे मात्राओं की गणना कैसे आप करेंगे, लघु और गुरु के माध्यम से छंदों की मात्राओं का गणना किया जाता है। इसके भी कुछ नियम होते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। पहले आप समझिए साहित्य में छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद का क्या महत्व है। तो मैंने अभी वर्णिक समझाया, अब आप मात्रिक को समझ रहे हैं। मात्रिक में मात्राओं की गणना के अनुसार छंद बनते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। सम मात्रिक से तात्पर्य है बराबर मात्रा का उल्लेख। सम मात्रिक छंद उन छंदों को कहेंगे जिस कविता के चारों चरण एक माप के होंगे, मतलब एक बराबर मात्रा गिनने पर आएगा। 11 मात्रा आ रही है पहले पंक्ति में तो दूसरे में भी 11 आएगा, तीसरे में भी 11 आएगा और चौथे में भी 11 मात्रा आएगी। इन्हें हम सम मात्रिक छंद कहेंगे। अर्ध सम मात्रिक छंद क्या होगा, जिस कविता के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में, पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्रा की संख्या का क्रम एक सा रहता है, उन्हें हम अर्धसम छंद कहते हैं, अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। अब आइए विषम मात्रिक छंद आपको मैं समझाती हूँ। विषम से तात्पर्य है यदि 4 पंक्ति की कविता है तो चारों पंक्ति का अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना। जिस कविता के प्रत्येक चरण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है उन्हें हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और ऐसी कविताएं हमारे आधुनिक काल के कवियों द्वारा रची हुई हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे प्राचीन काल के जो कवि हैं तुलसी, कबीर, जायसी, सूर, इन लोगों के ने मात्राओं का ध्यान रखा है, वर्णिक का भी ध्यान दिया है और मात्रिक का भी ध्यान दिया है। लेकिन जो हमारे आधुनिक काल के कवि हैं
उन लोगों की कविताओं में वर्णों और मात्राओं का कोई निश्चित माप नहीं होता है, कोई नियम ऐसा नहीं है। जैसे आप नियम के में देख सकते हैं, नियम के भी कुछ नियम है। अब नियम कैसे गिनेंगे? वार्णिक के तो वर्णों के आधार पे गिन लेंगे, लेकिन मात्रिक छंद के कुछ नियम हैं। जैसे आपको मैं नियम बताती हूँ। पहला नियम क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप जो है कुछ दोहा लेकर के या कोई चौपाई लेकर के आप मात्रा लगा सकते हैं। एक आध मैं दोहा और चौपाई बोल करके आपको मात्रा लगाना भी सिखा दूंगी। वैसे ये सीनियर क्लास में और आगे जा कर के आएगा मात्रा लगाना। अभी आपको बस समझना है छंद क्या होता है, छंद के कितने प्रकार होते हैं और छंद के जो प्रकार हैं उनका क्या तात्पर्य है। उसमें सम, अर्ध सम, विषम है, वही मात्रिक में भी है, वही वार्णिक में भी है। अब छंद में क्या मात्रा लगाने के लघु और गुरु के नियम होते हैं, उन मात्राओं को मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ चौपाई और दोहों के माध्यम से भी मात्रा लगाना आपको सिखाऊंगी। जैसे पहला नियम है कि संयुक्ताक्षरों के पूर्व का वर्ण गुरु होता है। जैसे भक्त, भक्त क्या है? क और त संयुक्त शब्द है। अब इनको मिला देने पर जो है अक्षरों पर उनका बल नहीं पड़ता, कुछ अक्षर पर वे गुरु नहीं होते। जैसे कुल्हाड़ी, कुम्हार इत्यादि। संयुक्ताक्षरों के पूर्ण का वर्ण क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ऐसा नियम है छंद का। दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनुस्वार वर्ण गुरु होता है। जैसे संसार में किंतु, चंद्र बिंदु, अनुनासिक गुरु नहीं होगा। तीसरा नियम है विसर्ग। विसर्ग दो डॉट लगाते हैं, उसी को विसर्ग कहा जाता है। तो युक्त जो विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है, विसर्ग युक्त जो भी वर्ण होगा वह गुरु कहलाएगा। जैसे स्वतः, स्वतः में तह क्या होगा? गुरु हो जाएगा। हलंत के पूर्व का वर्ण भी गुरु होता है। जैसे किसी शब्द में यदि हलंत लगा है, हलंत लगाने से वो वर्ण आधा हो जाता है। और यदि कहीं हलंत लगा हुआ वर्ण है तो उसके पहले का जो वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। पांचवा नियम क्या है? आवश्यकता अनुसार कविता के अंत में लघु को गुरु मान लिया जाता है और यदि नहीं बन रहा है तो गुरु को लघु मान लिया जाता है। जैसे कभी कभी ये कवियों ने हमारे दोहा और चौपाई को जो लिखा है उसमें जब हम मात्रा लगाने लगते हैं तो हमारा दोहा का नियम है 11-11 मात्राएं होती हैं और चौपाई का है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इनका जब हम मात्रा लगाने लगते हैं तो कभी कभी 11-11 मात्राएं नहीं आई, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने पर हम लघु को गुरु मान लेते हैं और गुरु को लघु मान देते हैं। ऐसा छंद में हमारे साहित्यकारों ने नियम बताया है। वैसे ही ह्रस्व और दीर्घ गुरु हो जाता है। अब आप जैसे दोहा लगाने जा रहे हैं तो दोहा का क्या नियम होगा? दोहा एक हमारा मात्रिक छंद है और इसके प्रथम पंक्ति में 13 और द्वितीय में 11 और तृतीय में 13 और चौथे में 11 मात्रा होती है। ऐसा दोहा का नियम है। दोहा का नियम है कि इसके पहले पंक्ति में 13 मात्रा होगी, दूसरे में 11 होगी और तीसरे में 13 होगी और चौथे में 11 होगी। और चौपाई का नियम है कि चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसकी चारों पंक्ति का अगर 4 पंक्ति में हम चौपाई कोई बोल रहे हैं या है तो उस चारों पंक्ति में 16-16 मात्राएं होंगी। सोरठा का नियम क्या है? सोरठा विषम छंद होता है, यह दोहे का विपरीत होता है। इसके प्रथम चरण में 11, जैसे दोहे में 13 होता है, इसके प्रथम चरण में 11, द्वितीय में 13 और तृतीय में 11, चतुर्थ में
13 मात्राएं होती हैं, अर्थात चौथी पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। ये हमारा सोठा का नियम है। अब आप जब भी कोई दोहा लीजिएगा उस पे लगा करके देखिएगा। जैसे मैं आपको एक दोहा बताती हूँ, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। यह एक दोहा है। अब इसमें आप लगा रहे हैं लघु गुरु, तो लघु गुरु का जब मात्रा आप याद कर लेंगे तब आपको मात्रा लगाने में सुविधा होगी। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि जाति न पूछो, जाति में क्या होगा, लघु, लघु यश के तरह होता है और गुरु वन पाई के तरह होता है। तो 2 मान दिया जाता है, लघु का मान 2 है मात्रा में और गुरु का 1 है। तो जाति में क्या लगेगा, ज पे आ की मात्रा है तो यहाँ जो है लघु लगेगा और गुरु 1 पाई लगेगा। इस तरह से आप जाति न पे क्या लगेगा, 1 लगेगा। 1 क्या पंक्ति किसका पहचान है, गुरु का है। चलिए मैं आगे आपको दूसरे वीडियो में मात्रा लगा करके, केवल मात्रा लगाना ही सिखाऊंगी चौपाई के माध्यम से। अभी आप पहले छंद को समझिएगा, छंद क्या है, छंद के भेद क्या हैं, वार्णिक मात्रिक क्या है और छंद के नियम क्या हैं। इसी आधार पे मैं आपको अगले वीडियो में कुछ चौपाई और कुछ दोहे के साथ मात्राओं को लगाना बताऊंगी। उसको आप देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कंफ्यूजिंग भी होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। धन्यवाद। सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।